हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, उसके यूनिट फर्स्ट। ठीक है, और उसके टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लेना आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसी सब्जेक्ट की यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो पहली वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, और उसकी प्लेलिस्ट 2 वीडियो में वो यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप थर्ड यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो उसे ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट का मैं पहले टॉपिक जो करवा रही हूँ वो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में पहले जान लेते हैं कि एम क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो एम होता है एक जनरल टर्म, एक जनरल विजन। ठीक है, जैसे कि मान लो एजुकेशनल एम की बात होगी, यहाँ पे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी। तो एजुकेशनल एम क्या है कि ऐसी एक एजुकेशन प्रोवाइड करना कि उससे लास्ट में ओवरऑल जो है क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या सोशल डेवलपमेंट हुई, क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुई, क्या मोरल वैल्यूज जो है बच्चे में आई है, क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है। तो उन सारी चीज़ों का कंक्लूजन यानी कि ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट होती है वो होता है एम, कि ऑल अराउंड हम क्या चाहते हैं, किस टाइप का जो हमारा आने वाला जो यूथ है, आने वाले जनरेशन है वो कैसी तैयार हो। ठीक है, तो वो होता है एम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक टर्म है। जैसे कि मान लो कोई चैप्टर पढ़ाया हमने, वो चैप्टर पढ़ाने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लो जैसे कि थर्ड यूनिट में हमने एक फ्रिक्शन का टॉपिक देखा था। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि उसको बच्चे को पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होती है, कितने टाइप की फ्रिक्शन होती है, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी या स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो वो हम क्या है एक स्पेसिफिक अचीवमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं, तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज हमने की, उसके बाद हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, जबकि एम क्या है, एम एक जनरल टर्म है। ठीक है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं कि क्या है। एम क्या है? एम आर ब्रॉड एंड जनरल। समझ में आ रहा है कि एम जो है ब्रॉड और जनरल टर्म है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टास्क रहता है। जैसे कि मान लो कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद हो गया, या फिर एक डांस टीचर है तो डांस टीचर का एम क्या रहेगा कि बच्चा अच्छे से डांस मूव कर पाए, स्मूथली मूव कर पाए, तो वो एक स्पेसिफिक एम है। ठीक है, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। जबकि एम में क्या होगा कि एम में जनरल ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि स्पेसिफिक, क्लियर एंड प्रिसाइजली डिफाइंड, बिल्कुल क्लियर कट होते हैं, और प्रिसाइजली डिफाइंड मतलब बिल्कुल स्टीक तरीके से डिफाइंड है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एम्स आर डायरेक्शंस इन एजुकेशन। डायरेक्शंस इन एजुकेशन मतलब ओवरऑल एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। जो अलग अलग पॉलिसी आती है ना एजुकेशन की, जैसे कि अब एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, तो वो क्या है एजुकेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ओवरऑल हमें क्या निचोड़ चाहिए। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर एंड पॉइंट ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट। पॉसिबल अचीवमेंट का एंड पॉइंट है। जैसे कि मान लो अब आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, ये सब्जेक्ट की ये यूनिट पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये लेक्चर्स देखने के बाद मेरे इस पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, तो कुछ एंड पॉइंट है, कुछ पॉसिबल अचीवमेंट्स के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि एंड में क्या रिजल्ट रहा, कुछ पॉसिबल हमने काम किए, कुछ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एम्स नीड अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड सम सीरियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर। एम में ऑब्वियस सी बात है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होगी। ठीक है, जैसे कि एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, आगे के 1 हफ्ते का प्लान करना है हमें, या फिर मैक्सिमम 1 साल का प्लान करना होगा। ठीक है, 1.5 साल का प्लान करना होगा, 2 साल का प्लान करना होगा। लेकिन एम्स में ऐसा नहीं है, एम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और इसके लिए क्या सम सीरियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर होने चाहिए। मतलब कुछ सीरियस एफर्ट टीचर वाले पार्ट पर होने चाहिए, क्योंकि जो एम है वो टीचर, अब एजुकेशनल एम है
तो टीचर की हेल्प से ही वो अचीव हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे में अगर मोरल डेवलपमेंट करनी है, हमें कुछ मोरल वैल्यूज उसमें डेवलप करने हैं, तो टीचर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है उसमें। तो कुछ स्पेसिफिक एफर्ट्स, सीरियस एफर्ट्स होने चाहिए टीचर पर। ठीक है, टीचर को लगाने चाहिए, अच्छे टीचर सिलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव्स में क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल्स। शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल है, जैसे कि मान लो 10th क्लास में कोई बच्चा है तो उसका ये गोल है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है कि 10th में अच्छे नंबर आ जाए। फिर रहता है उनका गोल कि 12th में बढ़िया नंबर आ जाए। ठीक है, फिर आगे कहीं एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाए। तो वो शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल्स हैं दैट मे बी अटेन्ड विद इन अ स्पेसिफिक लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड रिसोर्सेज से अटेन कर सकते हैं, एंड टाइम बाय अ टीचर, और एक स्पेसिफिक टाइम में एक टीचर के द्वारा अटेन किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिफरेंस। एम्स आर नॉट हेल्पफुल टू द क्लासरूम टीचर टू डिसाइड द टीचिंग स्ट्रेटेजी। एम जो है क्लास में हमें क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो डिसाइड नहीं हो सकती एम से। ठीक है, जैसे कि एम, जैसे कि मान लो बोलते हैं ऐसा कि जो अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर दिया कि अब उससे नौकर जनरेट हो रहे हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन था उनका। अगर ऐसा है तो मान के चल देखते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म विजन था, एम था। ठीक है, अब उसको क्लासरूम टीचिंग में क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है वो एक लॉन्ग टर्म विजन से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें एक चैप्टर प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव चाहिए कि 10 दिन बाद मुझे ये आउटकम चाहिए। तो वो चीज़ जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी में काम आती है कि हम उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि 10 दिन बाद हमें ये आउटपुट मिले बच्चों से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो वो क्लासरूम टीचिंग में टीचिंग टेक्निक्स क्या लगानी है हमें उसमें हेल्पफुल रहते हैं, एम उस चीज में हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को मान के चलो ऐसे छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो छोटे छोटे डॉट हमें कंबाइन करके एक पैटर्न बनेगा जो एम होगा हमारा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की हेल्प से एम अचीव किया जा सकता है। तो क्या है देखो, ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल टू द क्लासरूम टीचर टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव जो है हेल्पफुल रहते हैं क्लासरूम टीचर के लिए कि क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। नेक्स्ट क्या है, अटेनमेंट ऑफ एम्स इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल अराउंड ग्रोथ। अटेनमेंट जो है कि एम्स जो है अटेन हो गए, हमें एम जो है मिल गए, वो ऐसा नहीं है कि स्कूल का जो स्कोप है उसी के अंडर आ जाए। ठीक है, स्कूल की क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि गोल की, अगर कोई स्कूल मान लो स्पोर्ट्स में भी कि हाँ स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, डांस में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, मेडल लेकर आए। ठीक है, और स्टडी के मामले में भी हमारे 100% रिजल्ट रहे, हमारे स्कूल का बढ़िया रिजल्ट रहे, हम कुछ पोजीशन अटेन करें, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमारे बच्चों के पोजीशन आए। तो वो जस्ट क्या है, उनके मतलब एम नहीं कहेंगे हम, वो स्कूल के स्कोप में ही रह गया। ऑल अराउंड डेवलपमेंट आ जाती है कि सोशल वैल्यूज़ क्या है, मोरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ बच्चे में, साइकोलॉजिकल कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो वो सारी चीज़ें आती है एम के अंडर। तो ये स्कूल के स्कोप से भी बाहर है। स्कूल के भी वो क्या रहते हैं कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोजीशन आए, तो वो भी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट मतलब उससे भी कहीं हाई है। नेक्स्ट अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट एंड कैन अटेन गोल्स। ऑब्जेक्टिव जो इमीडिएट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो स्कूल एक्सपेक्ट करेगा 10th लेवल में हमारे बच्चे जो है स्टेट लेवल पे कोई पोजीशन लेकर आए, या स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर खेलने जाएं और बढ़िया पोजीशन लेकर आए, मेडल लेकर आए, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स जो है इमीडिएट हैं और एंड कैन अटेन गोल्स, उन ऑब्जेक्टिव की हेल्प से हम गोल्स और एम्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट जो है क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं अपना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं, क्या है, एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, कि फिजिकल साइंस को पढ़ाने के क्या क्या एम रहते हैं। आपसे ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूलों में फिजिकल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, क्या एम है उसका। आपसे ऐसे पूछ लेंगे, पहले एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, और फिर कहेंगे स्कूल में फिजिकल साइंस पढ़ाने के क्या एम है। ठीक है, तो उनके एम्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है नॉलेज एम। नॉलेज एम मतलब कुछ
नॉलेज देनी है भाई बच्चों को, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज शुड एम फॉर द एसेंशियल इंक्रीज इन द स्पैन ऑफ वंस नॉलेज, कि फिजिकल साइंस की जो टीचिंग है ये एक एसेंशियल इंक्रीज लाती है किसी की नॉलेज में, ठीक है, उसके स्पैन ऑफ वंस नॉलेज मतलब उसके नॉलेज का विस्तार कर देती है, ठीक है। इट शुड हेल्प हिम टू कॉम्प्रीहेंड हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट इन एन एडिक्वेट मैनर। कॉम्प्रीहेंड हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट मतलब कि ये जो नॉलेज है उसको हेल्प करेगी कि वो अपने आप को समझ सके और अपने आसपास के एनवायरमेंट को समझ सके, ठीक है। इन एन एडिक्वेट मैनर मतलब एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरमेंट को समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एम क्या है, प्रैक्टिकल एम। प्रैक्टिकल एम में अब क्या, द नॉलेज इज ऑफ एटमोस्ट हेल्प ओनली व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड प्रैक्टिकली। मतलब जो नॉलेज है वो तभी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प तभी करेगी जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में कैपेबल हो, ठीक है। आपको पता है कि प्रैक्टिकली उस नॉलेज का यूज कहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो क्या कहा, इट इज इन दिस सेंस ऑब्लिगेटरी फॉर अ साइंस टीचर to teach practical aspect of all the scientific principles and knowledge given to his students। मतलब क्या कहा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ टीचर मतलब ये क्या है, कंपलसरी है एक टीचर के लिए कि वो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और नॉलेज जो है बच्चों को दे रहे हैं उसका जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताए, ताकि वो उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकें, एक वैल्यूज उनसे, प्रैक्टिकल वैल्यू उनसे सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एम, ठीक है। कल्चरल एम में अब क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ अ कंट्री इज एसेंशियली लिंक्ड विद द एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज। क्या कहा कि एक कंट्री की डेवलपमेंट जो है उसकी कल्चर और सिविलाइजेशन पर डिपेंड करती है, और ये जो कल्चर और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट जो है हम ये स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ऐसे ही किसी को कल्चरल वैल्यूज बताएंगे तो वो कल्चर में इतना मतलब बिलीव नहीं करते, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा साइंटिफिक ट्रूथ अगर डाल दें तो वो कल्चर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, उसमें बिलीफ बढ़ जाता है। तो जितने मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये मानते हैं कि कल्चर अगर बढ़िया है, बढ़िया सिविलाइजेशन है तो कंट्री जो है बहुत ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सोशल एम। सोशल एम क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज शुड ऑल्सो एम इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्च्यूज अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब एक सोशल वैल्यू भी जो है स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती है। दिस विल हेल्प दैम इन लीडिंग अ वेल एडजस्टेड सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो जो फिजिकल साइंस से उनको हेल्प मिलती है कि हम अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें अपनी सोसाइटी के लिए करनी चाहिए। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं फिजिकल साइंस से मतलब सीखने को मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, वोकेशनल एम। वोकेशनल एम मतलब कोई भी हम प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, मान लो किसी भी फील्ड में, ठीक है, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आज के टाइम में ऐसा कोई काम है ही नहीं आई थिंक जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी यूज ना हो रही हो। लगभग हर एक फील्ड में, अगर खेती बाड़ी भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए वोकेशनल एम क्या कहता है, स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज बिकम्स मोर एसेंशियल इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड। आज का जो मॉडर्न ज़माना है इसमें जो है फिजिकल साइंस को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। टुडे द की ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशंस एंड वोकेशंस lies in the knowledge and proficiency attained in the field of science। मतलब आज के टाइम में जितने भी प्रोफेशंस, जितने भी काम, जितने भी वोकेशंस, जितने भी अलग अलग फील्ड है मतलब व्यवसाय हैं, उनके जो है की कंसेप्ट जो है
नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी, कितना अच्छे से आपको पता है किसी चीज़ के बारे में, कितनी एफिशिएंसी आपने अटेन कर ली, मतलब कितनी आउटपुट आप दे रहे हो, साइंस पढ़ के वहाँ से आपको कितनी आउटपुट मिल रही है इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि साइंस के फील्ड में कितना एफिशिएंट है बंदा, साइंस की कितनी नॉलेज है। ये जो है आजकल हर एक प्रोफेशन का, हर एक काम का, हर एक धंधे का क्या है, एक की कंसेप्ट है। ठीक है, आई होप सो वोकेशनल एम आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल एम। इससे क्या है, बच्चे की एक साइकोलॉजी डेवलप होती है। देखिए क्या, स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज एज अ पोटेंट मीन्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ यंगस्टर्स। तो जो स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस है, एक पोटेंट मीन मतलब एक स्ट्रॉन्ग मीन है इसका, इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। इससे जो यंगस्टर्स की जो साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने में एक स्ट्रॉन्ग रोल है इसका, फिजिकल साइंस का। ठीक है, चिल्ड्रन हैव द क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स विद देयर ओन, मतलब अपने हाथों से चीजें करना चाहते हैं, एंड वेरीफाई द ट्रूथ बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे ही मतलब आजकल क्या है, ऐसे ही बच्चे यकीन नहीं करते किसी भी बात पर। ठीक है, वो खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फिर जो एक्चुअल में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से फिर वो उस पर बिलीव करेंगे। ठीक है, तो इनसे क्या होगी, एक साइकोलॉजी डेवलप होती है उनके अंदर कि वो बार बार किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि हर बार अच्छा ऐसा करने से हर बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा, तो ऐसे एक साइकोलॉजी डेवलप होती है। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल एम भी रहता है। नेक्स्ट क्या है, स्किल एम। अब अलग अलग स्किल्स तो सीखनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक एम है। स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज एट ऑल लेवल्स शुड एसेंशियली aim to develop useful skills related to scientific observations, experimentation and practical employment of scientific facts and principles। मतलब साइंटिफिक फैक्ट, प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट सबका यूज करके एक साइंटिफिक स्किल्स जो है बच्चे में डेवलप होने चाहिए। वो साइंटिफिक फैक्ट्स देखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, अलग अलग तरीके से ट्राई करेगा, अलग अलग इक्विपमेंट से ट्राई करेगा। ठीक है, और फिर उससे कुछ एनालिसिस करेगा, तो वहाँ से एक स्किल एम भी रहता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये थे कुछ एम, आपको इनके हेडिंग याद रहनी चाहिए मेनली। तो पहला क्या था, हाँ जल्दी बताओ, नॉलेज एम। उसके बाद जल्दी बताओ, नॉलेज एम के बाद हमने क्या देखा था, प्रैक्टिकल एम। प्रैक्टिकल एम के बाद एक था कल्चरल एम, उसके बाद कल्चरल एम के बाद एक सोशल एम, फिर ये आ गए अपने वोकेशनल एम, साइकोलॉजिकल एम एंड स्किल एम। ठीक है, तो ये कुछ एम है हमारे, इनकी हेडिंग आपको याद रहनी चाहिए कि फिजिकल साइंसेज के क्या लक्ष्य रहते हैं, कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पहले ये ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। एक होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल क्लियर से, बिल्कुल मतलब शॉर्ट विजन वाले, जैसे कि चैप्टर पढ़ाने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए, तो होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो थोड़े से ब्रॉड लेवल पे होते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज, कुछ मोरल डेवलपमेंट बच्चे में होने चाहिए। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ हद तक मतलब अटेन हो सकते हैं, हो सकता है अटेन ना भी हो। ठीक है, और एजुकेशनल गोल्स तो फिर बहुत एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो सबसे मतलब छोटा पार्ट क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उससे थोड़ा सा वाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उससे थोड़े से और ज़्यादा मतलब वाइड एजुकेशनल गोल्स। ऐसे मान के चलो, एजुकेशनल गोल जो है एक पूरा का पूरा समुद्र है, एक सागर है। ठीक है, ओशन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है पड़े हुए हैं। ठीक है, उनसे मिलकर बना है, ये मान सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, जो एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लासिफाई करना, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके बताना। तो ब्लूम्स के अकॉर्डिंग ब्लूम्स ने क्या किया, 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को।
कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइकोमोटर कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन तीनों को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके अंडर और कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के सब पार्ट्स क्या हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हिसाब से ब्लूम्स ने जो कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको 6 अलग अलग लेवल्स पर बताया कि ये सारे लेवल्स अचीव होने के बाद जो कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव हो जाएंगे। तो ये जो आपको सीक्वेंस दिख रही है 6 ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या आएगा, नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इनको सीक्वेंस में ही याद रखने की कोशिश करना। अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखिए नॉलेज। नॉलेज क्या है, इन दिस क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स आर गिवन नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, क्लासिफिकेशंस, क्राइटेरिया, प्रिंसिपल्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइटिंग्स। मतलब कुछ भी स्पेसिफिक टास्क हम सिखा रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले उनको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए है क्या ये। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है स्टेप कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कितनी समझ उसमें जनरेट हुई है। ठीक है, कितना उसको समझ रहे हैं, बता दिया हमने, ठीक है, याद कर लिया, अब समझ कितनी है उसके। ठीक है, नॉलेज मतलब एक ब्रॉडर लेवल पर समझा दिया, नॉलेज दे दी उसकी, अब समझ देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट ऑल दीज फैक्ट्स। अब ये सारे फैक्ट्स, सारे प्रिंसिपल, सारे रूल उनको पता है, उसकी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में क्या, स्टूडेंट एबल होने चाहिए अंडरस्टैंड और ट्रांसलेट करने में ये सारे फैक्ट्स, एलिमेंट्स, ट्रेडिशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज विच ही कैन यूज इन एक्सप्लेनिंग द एक्सटर्नल फिनोमिनन। जो भी उसने सीखा है उनका यूज करके वो एक्सटर्नल फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाए, ये अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक्सप्लेन तभी करे, जैसे कि पंखा चलता है, मान लो किसी को नहीं पता कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल में, और कुछ पार्ट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है। तो वो सारी चीज जानकारी जिसको नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, वो सीधा क्या कहेगा, लाइट होएगी तो चलेगा पंखा वरना नहीं चलेगा, है ना, बिजली है तो चल रहा वरना नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब मतलब अपने आसपास के फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको रिलेट करने के लिए नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा, नॉलेज इज द बेसिस फॉर दिस डोमेन। दिस डोमेन मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाले डोमेन का बेसिक कहाँ से बनेगा, नॉलेज से, कि सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद अपने आसपास के फिनोमिना से रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, देन क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अब अप्लाई करना। एक तो मैंने पंखे का प्रोसेस समझा, एक मैं बनाने जा रही हूँ या फिर अपने लेवल पर कुछ कर रही हूँ, उसमें कुछ क्रिएटिव, ठीक है, कुछ उसके प्रोसेस में चेंजेस लाने हैं। तो अब देखिए क्या है एप्लीकेशन में, क्या है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द फैक्ट्स एंड रूल्स ऑफ एनी प्रिंसिपल। हर एक कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई रूल हो, उसके सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड टू रिएक्टिफाई इट्स वीकनेसेस, उसके वीकनेसेस देखना, एंड टू यूज इट इन द सब्जेक्ट सिलेबस, और उसको यूज करना। ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट वी शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट द सेम। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट द सेम मतलब मान लो अगर मैं पंखा बनाने जा रही हूँ या फिर इस पंखे में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज यानी नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ होनी चाहिए कि कैसे उसमें काम कर रही है वो। ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए, तभी हम एप्लीकेशन पर जा पाएंगे। ठीक है, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे, उसके वीकनेस देख पाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ देख पाएंगे क्या है। ठीक है, फिर क्या, इट इज ओनली देन द स्टूडेंट्स विल अप्लाई दैट नॉलेज। अब उसके बाद अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, मतलब इन दोनों का ज्ञान है, तब हम ये जो अपनी नॉलेज है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, इसको अप्लाई करेंगे हमारी एबिलिटी के हिसाब से और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस मतलब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, अपने आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से अब यूज करना है। ठीक है, तो वो कब हो पाएगा, जब हमें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी। मतलब ये दोनों फैक्टर जो है
एप्लीकेशन वाले का बेसिक बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों होंगे तभी हम एप्लीकेशन पर जा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि ये जो मैंने बताए आपको 6 टर्म्स जो हैं इसकी, इनको आप सीक्वेंस में याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट का बेसिक ऊपर वाले हैं, उससे पहले वाले, ठीक है। तो चलिए बाकी 3 टर्म्स और देख लेते हैं क्या है। तो चलिए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस आपको पता है क्या होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को समझना, एनालाइज करना, ठीक है। तो क्या है, इन दिस क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स नीड टू एनालाइज, स्टूडेंट्स को जरूरत है एनालाइज करने की, मतलब समझने की, फैक्ट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स सारे समझ लिए, एंड देयर रिलेशनशिप, और उनका आपस में क्या कनेक्शन है वो सारी चीजें, ठीक है। बाय सेपरेटिंग द फैक्ट्स एंड बाय एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, की फैक्ट्स को अलग अलग समझना और उनके एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना उनके बीच में। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के प्रोसेस में द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन आर अचीव्ड। अब एनालिसिस करने से क्या होगा, जो हमने प्रीवियस स्टेप देखे थे, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, उनके जो ऑब्जेक्टिव है, उनके भी तो कुछ टारगेट होंगे, वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किए जा सकते हैं बाय एनालिसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस करना मतलब अगर नॉर्मल देखें तो वर्ड का मीनिंग देखें तो प्रिपेयर करना, ठीक है, बनाना कुछ, ठीक है। तो अब सिंथेसिस का यहाँ पर देखो क्या मीनिंग है, ए स्टूडेंट आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट 4 क्लासिफिकेशन, एक स्टूडेंट जिसने पहले ऊपर वाले जो 4 क्लासिफिकेशन, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इन चारों के अगर ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया आपने, मतलब इन चारों प्रोसेस हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, विल यूटिलाइज हिज न्यू नॉलेज आफ्टर रीअरेंजिंग द फैक्ट्स प्रिंसिपल्स इन द सब्जेक्ट सिलेबस। अब क्या होगा, आपको सारे फैक्ट्स पता है, आपको सारे प्रिंसिपल्स पता है, आपने उसकी एप्लीकेशन देखी है, एनालाइज किया है, ठीक है। मान लो आपको कोई एपरेटस सेट करना दिया, नॉलेज के हिसाब से कुछ अलग था, लेकिन जब आपने सेट किया आपको पता चला कि किसी दूसरे तरीके से बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो सारी चीजों को मिलाकर रीअरेंज करके अब आप अपना दिमाग भी तो लगाओगे, एक नया प्लान आप डेवलप कर दोगे, ठीक है, एक नई स्ट्रेटेजी आएगी अब सबको मिलाकर। तो वो है सिंथेसिस, की कुछ बनाना, प्रिपेयर करना। तो देयर आफ्टर अ न्यू स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर्ड, सबको जब रीअरेंज करेंगे तो फिर अपने हिसाब से सोचेंगे और उसमें फिर एक नया स्ट्रक्चर, एक नया प्लान जो है वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। लास्ट क्या है, इवैल्यूएशन। The success of a teaching work depends on the fact that a student should decide that whatever he has learned is useful in terms of value education or not। मतलब सक्सेस कब मानेंगे टीचिंग की, वो डिपेंड करता है कि जब एक बच्चा रियलाइज करता है कि जो भी उसने सीखा है क्या वो एजुकेशन वैल्यू में हेल्पफुल है, यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मतलब खुद को इवेल्युएट करना। इन दिस मैनर चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू इवेल्युएट देयर सिलेबस बेस्ड ऑन देयर इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल पैरामीटर्स एंड दे कैन डिसाइड अबाउट द रिलेटेड फैक्ट्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब अपने आप को इवेल्युएट करना जो है सीख जाता है कि इंटरनल असेसमेंट से कैसे रिलेटेड है, एक्सटर्नल से कैसे रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती हैं। तो ये थे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। तो नेक्स्ट है अपना इफेक्टिव डोमेन या फिर इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। इसके भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये 5 पार्ट्स हैं इसके भी, और इनको भी आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले से बेस आगे वाले का तैयार हो रहा है। जैसे कि पीछे वाले में हमने देखा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में जैसे फर्स्ट वन जो है सेकंड का बेस तैयार कर रहा है, सेकंड थर्ड के लिए बेस तैयार कर रहा है, तो उसी तरीके से इसके भी जो 5 स्टेप है ये एक के बाद एक का बेस तैयार हो रहा है इनसे। तो सबसे पहला देखते हैं रिसीविंग एंड अटेंडिंग, मतलब इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब इफेक्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहला क्या है रिसीविंग एंड अटेंडिंग, कि कितना रिसीव कर रहे हैं, कितनी अटेंशन है और कितनी अटेंशन की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, पहला लेवल है इफेक्टिव डोमेन का। रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन द फॉर्म
इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इफेक्टिव डोमेन। ह्यूमन वैल्यूज की रियलाइजेशन करवाना क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सम स्टिमुलस इज एसेंशियल फॉर रियलाइजेशन। सम स्टिमुलस मतलब क्या है कि कुछ एनकरेजमेंट चाहिए होता है रियलाइजेशन के लिए। जैसे कि मान लो एक पौधा होता है, पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो जिस साइड सनलाइट ज्यादा होती है उस पौधे का झुकाव उसी साइड ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि सूरजमुखी का पौधा होता है, वो हर तरफ उसका मुंह मतलब फ्लावर जो है सूरज की तरफ रहता है, क्योंकि वहां से उसको एनकरेजमेंट मिल रहा है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। पौधे के जड़ें जो होगी, जिस साइड पानी ज्यादा होगा उस साइड ज्यादा वो ग्रो करेंगी। तो उसी तरीके से क्या स्टिमुलस एसेंशियल है, मतलब बहुत जरूरी है, एक एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है रियलाइजेशन के लिए। टू डेवलप ए डिजायर एंड पे अटेंशन टू ए सब्जेक्ट इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ टीचर टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। मतलब एक टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक डिजायर पैदा करे बच्चे में, एक इंटरेस्ट पैदा करे उस सब्जेक्ट के लिए। टीचर का सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक डिजायर पैदा करे, एक अटेंशन पैदा करे बच्चे में, ठीक है। तो ये है रिसीविंग एंड अटेंडिंग। एक मतलब अटेंशन होगी, डिजायर होगी तभी अटेंशन होगी, ठीक है। अगर इच्छा ही नहीं है पढ़ने की तो कोई अटेंशन भी नहीं होगी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्डिंग। अब जो भी सीखा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भी करना है। तो देखिए क्या, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट, सेकेंड लेवल है। एंड द फर्स्ट लेवल इज वर्क एज बेस फॉर इट। और जो पहला लेवल है वो इसके लिए बेस का काम करेगा, मतलब पहले रिसीविंग होनी चाहिए, मतलब कुछ समझ में आना चाहिए। To make a student capable to respond, he should be prepared for responding and a feeling should be awakened in him for the same। क्या है कि अगर एक स्टूडेंट को हमें इस लायक बनाना है कि वो रिस्पॉन्ड करे, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, उसके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे एक ही क्लास में आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चे को समझ में आ गया, लेकिन उसको कुछ पढ़ा ही नहीं है कि रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना, आराम से बैठा है बस, उसको आता भी होगा तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो एक फीलिंग होनी चाहिए, अवेकेंड एक फीलिंग जागृत होनी चाहिए रिस्पॉन्स करने की, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड फील सेटिस्फाइड इन रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स के बाद स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, स्टूडेंट्स इससे क्या होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, और उनसे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूइंग की वैल्यू करना। द फंक्शन ऑफ दिस कैटेगरी डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड द रिजल्ट्स ऑफ अदर टू कैटेगरीज। इस कैटेगरी का जो फंक्शन है ये इन दोनों कैटेगरी की एक्टिविटी, फंक्शन और उनके रिजल्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, When a student get attracted to an idea, जब एक स्टूडेंट को एक आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब उसके बारे में जानता है, उसके बारे में समझता है, नॉलेज रिसीव करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो एंड एक्सप्रेस हिज रिस्पॉन्स, जब एक स्टूडेंट मतलब एक आइडिया कुछ समझता है, कोई नई चीज, और उसको लेकर अपना रिस्पॉन्स एक्सप्रेस करता है, देन दिस रिस्पॉन्स इज मोर वैल्यूएबल देन द आइडिया, ठीक है। तो हमें वैल्यूइंग करनी आनी चाहिए चीज़ों की। तो मतलब एक आइडिया को सीखा, समझा, सुना, उसके बाद उसने जो रिस्पॉन्स किया है वो रिस्पॉन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू दैट आइडिया, ठीक है। कि वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा उससे हमें पता चलेगा कि उसने उसको किस तरीके से समझा, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। चलिए नेक्स्ट दो पार्ट और देख लेते हैं, इसके क्या है। तो देखिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या है इसमें, as a student starts responding to an idea, he adopts various individual and social values। जब हम किसी आइडिया को लेकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज हमने गैदर की है या हमारे पास है, ठीक है, गेट करते हैं हम, मिलती है हमें। इन सम सिचुएशंस इट अपीयर्स टू हिम दैट दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। कुछ सिचुएशन में क्या होती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट चली जाती है। हम कहना कुछ और चाहते थे, इंटेंशन हमारी कुछ और थी,
समझाना कुछ और चाहते थे लेकिन वो उल्टी पड़ जाती है बातें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर आइडिया हो गया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, साइंस से रिलेटेड, एसएस से रिलेटेड, कुछ भी, करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्स कर दिया लेकिन हम कुछ और बताना चाह रहे थे और वो अपोजिट चला गया, या फिर हमने कुछ गलत रिस्पॉन्स कर दिया, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो मतलब पिटाई होने वाले काम हो जाएंगे, जनता छोड़ेगी नहीं, है ना। क्या है फिर, इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कॉन्ट्राडिक्शंस, ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस को अवॉइड करने के लिए, एंड टू एक्वायर सच वैल्यूज, और ऐसी वैल्यूज एक्वायर करने के लिए, मतलब इतनी समझ के लिए कि ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ ना हो, इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज अबाउट द पर्पज ऑफ दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज के पर्पज क्या है, उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, एंड क्या है, इट इज ओनली आफ्टर गेनिंग दिस नॉलेज, ये हमें नॉलेज कब आएगी, जब हमें नॉलेज होगी, इट हैज टू बी अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, कि चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर हम उस पर अपना मतलब जो भी आइडिया बता रहे हैं एक अरेंज कर दिया, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वो मतलब प्रॉपर कन्वे हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शंस आने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, वैल्यू कॉम्प्लेक्स। वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या है, इन ऑर्डर टू रीच दिस लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन, इट इज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अबव मेंशन्ड 4 कैटेगरीज, मतलब ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स वाला लेवल अचीव करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली जो 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी है उनका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाना चाहिए, मतलब ये 4 कैटेगरी के थ्रू हम आ चुके होंगे यहाँ तक, ठीक है। It is at this point that a specific form is given to the value system that has resulted from the integration of students' individual and social values, मतलब overall क्या अगर समझना चाहो तो इससे एक मतलब सारी वैल्यूज़ को मिलाकर एक मतलब स्टूडेंट की एक अलग से वैल्यू निखर के आती है, मतलब कहें तो एक पर्सनैलिटी निखर के आती है, ठीक है। उसी को इससे ऐसे आप समझ सकते हो कि ये एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स क्या है, कि सबको जब मिला लेते हैं, सारी चीज़ें मिलने के बाद एक अलग ही पर्सनैलिटी निखर के आती है, एक अलग ही सोशल वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो वही है वैल्यू कॉम्प्लेक्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड डोमेन क्या था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, या फिर साइकोमोटर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, उसमें देखते हैं हमारे क्या क्या सब पार्ट्स आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और इनके एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एक पेज एक पिक दिख जाएगी, वहाँ से देख लेना आप, बाकी समझा देते हैं। इनको भी सीक्वेंस में याद करना। रिफ्लेक्स मूवमेंट, सबसे पहले मान लो न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी मूवमेंट्स कैसी होती है, क्या वो कंट्रोल कर पाता है अपनी मूवमेंट्स को, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी मूवमेंट्स को, वो मतलब अपने आप होती रहती है, ठीक है। दिमाग उनको कंट्रोल करता है, दिमाग के द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो उसके ऊपर कंट्रोल बच्चे का नहीं होता, तो वो होती है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को ईजी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ सीख सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, इसमें होती है लिम्स मूवमेंट। लिम्स मूवमेंट मतलब हाथों पैरों की मूवमेंट करना जो है, थोड़ी बहुत जो है बच्चा सीख जाता है, हाथ पैर मूव करना थोड़े बहुत मतलब, और प्रॉपरली मूव करना सीख जाता है एक तरीके से। मान लो किसी चीज़ को पकड़ना सीख जाता है, तो वो हाथों की मूवमेंट है उसकी कि उसको पकड़ना आ गया, है ना। पहले तो नहीं आता था, पहले तो रिफ्लेक्स मूवमेंट थी, बस वैसे ही दिमाग से कंट्रोल हो रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, ठीक है। तो वो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट सीखता है। उसके बाद देन क्या, फिजिकल एबिलिटी। अब जैसे कि मूवमेंट तो सीख गया है लेकिन फिजिकली इतने एबल नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके बाद आता है स्ट्रेंथ वाला पार्ट, और वो उसको हम कहेंगे फिजिकल एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद आती है परसेप्चुअल एबिलिटीज। परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब कि जो 5 सेंसेस से हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, जैसे देख कर कुछ सीख रहा है, टचिंग से, सुनने से, ठीक है, हियरिंग से, स्मेल से, वो सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आती है स्किल्ड मूवमेंट्स। अब क्या है स्किल्ड मूवमेंट्स, मतलब अब दिमाग और
हाथों पैरों का कोऑर्डिनेशन होने लग गया, मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, तो एक स्किल डेवलप होगी। अब उसके मतलब मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक परफेक्ट से रहेंगे, ठीक है। अब वो सीख चुका है, स्किल उसको मिल चुकी है इसमें। जैसे कि अब चलना सीख गया, पहले क्या था, गिर रहा था और चल रहा था, गिर रहा था चल रहा था, नहीं चला जा रहा था, तो स्किल आ गई अब कि हाँ प्रॉपर ऐसे चलना है। कोई चीज़ों को पकड़ना सीख गया, तो अब पहले क्या थे, थोड़ी देर पकड़ी रखी फिर छूट जाती है, तो लेकिन वो धीरे धीरे क्या, माइंड और फिजिकल जब कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं तो वो स्किल्ड मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन सीखता है। नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन मतलब अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब बच्चे को बोलना नहीं आता, तो वो कुछ एक वर्ड्स बोलता है, जैसे कि पानी चाहिए तो एक वर्ड बोलेगा पानी, बस ऐसे, या फिर छोटा बच्चा तुतला के बोलेगा माई, तो वो एक वर्ड में मतलब नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन के पूरे से पूरे सेंटेंस नहीं बना रहा, बस कुछ एक वर्ड्स बोलेगा और अपनी कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स जो है समझा देगा सामने वाले को। तो उसके बाद ये चीज़ डेवलप होती है नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। तो ये थी अपनी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ भी सही कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। नाउ टेक केयर, टाटा बाय बाय।